नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने यहाँ पर करंट अफेयर 2024 के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको लिया है, और उसके बाद हम आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, तिमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो वह किस राज्य के राज्यपाल थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे तिमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से जो इस्तीफा दिया है वह क्या थे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। इस तरीके से बहुत से या एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनका संबंध है राज्यपाल से। तो ये क्या थे, राज्यपाल थे। अब ये राज्यपाल कहाँ के थे, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक के। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये तेलंगाना के राज्यपाल थे जिनका नाम था तिमिलसाई सुंदरराजन, जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, तो ये रतन टाटा है, रामनाथ कोविंद है, एस जयशंकर या फिर नीतीश कुमार है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये रतन टाटा है जिन्हें हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इनका अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय सिन्हा, राहुल सिंह, रघुवर दास या विनय सक्सेना। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका जो नाम है तो ये राहुल सिंह है, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ये अशोक खेमका, सोनल गोयल, नवनीत कुमार सहगल या मनोज कुमार शर्मा है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और इनका जो नाम है नवनीत कुमार सहगल, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये बिहार, झारखंड, असम या फिर त्रिपुरा है। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा है, ये झारखंड है। नेक्स्ट आ जाता है महिला प्रीमियर लीग। जैसे कि आपको पता है ये अभी जा लीग हाल ही में चली हुई है। तो महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने हाल ही में जीता है। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस या यूपी वॉरियर्स है। तो महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल, और ये जो टीम है इसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इनके द्वारा महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल हाल ही में जीता गया है। इसके बाद आ जाता है माजुली मास्क, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य से इनका संबंध है माजुली मास्क का, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इनका जो संबंध है ये असम राज्य से है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डी। इसके बाद आ जाता है भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन, और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन है सी। तो कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इसके बाद आ जाता है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया है।
तो किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर या गिरिराज सिंह है। केंद्रीय मंत्री हैं, जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो ऑप्शन है ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए हाल ही में किन के साथ साझेदारी की है? किसके द्वारा एसबीआई ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए? तो ये गूगल, रोजर पे, ओरियन प्रो या मेटा। तो ये जो यहाँ पर साझेदारी की गई है ओरियन प्रो के साथ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, डोमिनिकन गणराज्य के साथ। और इनमें है ऑप्शन डी हमारा। तो ये डोमिनिकन गणराज्य है जिनके साथ हाल ही में भारत ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। इसके बाद आ जाता है, सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सीप्री की जो हालिया में रिपोर्ट आई है 2019 से 23 वाली, दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश, आयात करने वाला देश, चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर ईरान। तो इसका नाम भारत देश है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है। तो ये कहां पर रखी गई है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला, और ये जो आधारशिला जो रखी गई है ये गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन। तो ये अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन तो ये किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो ये तो हमारे जो है यहाँ पर करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर आपके अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी सामान्य जानकारी से है। तो क्वेश्चन है कि किन की सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो ये किन की सलाह पर? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। और इनका नाम जो है ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका से गांधी के लौटने पर गोखले ने उन्हें देश और उसके लोगों के बारे में ज्ञान और समझ रखने के लिए भारत का दौरा करने की सलाह दी थी। इसके बाद है, इनमें से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। लोग मद्रास, कलकत्ता और मुंबई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए। तो कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार होना। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर निर्विवाद अधिकार मिला था। कंपनी को 24 परगने के जमींदारी अधिकारी दिए गए थे। प्लासी का जो युद्ध है कब हुआ था? कंप्लीट डेट कई बार आ जाती है, तो 23 जून और 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये लड़ा गया था। इसके बाद है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्सर्म के निषेध पर जोर देता है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में से जो मौलिक अधिकार है इनमें से बलपूर्वक श्रम के निषेध पर जोर देता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये जो है भारतीय संविधान के जो भाग 3 के तहत अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। इसके बाद आ जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2001, 5, 9 या 15 में। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? और जो ऑप्शन 2 में है तो ये थी 2009 में। तो 2022 है, यहाँ तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने के उद्देश्य से पहली बार राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 तैयार की गई थी। इसके बाद है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो ये गुरु अर्जुन है, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु अंगद। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 4, तो ये थे गुरु अंगद। नेक्स्ट आ जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? चयन का, सूचना, निवारण मांगने का या काम करने का अधिकार। तो कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? अब यहां पर देखिए तो जो ऑप्शन 4 में है काम करने का अधिकार। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019, इसकी जो धारा 2(9) के अनुसार इनमें जो उपभोक्ताओं के 6 अधिकार की परिभाषा दी गई है, जैसे संरक्षित होने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण की मांग करने का अधिकार और उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। तो ये काम करने का अधिकार इनमें नहीं था। तो 6 जो अधिकार है यहाँ पर ये बताए गए थे। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर 1919 का जो रोल्ट सत्याग्रह हुआ था, 1855-56 का जो संथाल विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह या 1861 का गृह युद्ध। और इनमें जो है ऑप्शन है हमारा 3 वाला। तो भारतीय स्वतंत्रता में पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था 1857 का विद्रोह। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। तो ये भारत और भूटान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या भारत नेपाल हैं। और इनमें है ऑप्शन 3 हमारा, तो भारत और बांग्लादेश। भारत में त्रिपुरा को बांग्लादेश में चट्टगांव बंदरगाह से जोड़ने के लिए बनाया गया है और इसे पूर्वोत्तर का गेटवे भी कहा जाता है। यह फेनी नदी पर 150 मीटर मतलब 490 फुट का पुल है। पुल का जो उद्घाटन है ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 9 मार्च 2021 को। और बांग्लादेश के उस समय जो प्रधानमंत्री थी तो ये शेख हसीना थी, इनके द्वारा किया गया था। मैत्री सेतु है जिसे ये फेनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। मैत्री सेतु हो सकता है आपने मैत्री सेतु पढ़ा हो। इसके बाद है हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? सबसे बड़ा, छोटा, बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व में, दुनिया में तीसरा नंबर का है। और पृथ्वी के पानी की सतह का लगभग 20% हिस्से में फैला हुआ है। और उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ये नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा। तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? संदूर राष्ट्रीय, बालपक्रम राष्ट्रीय या अंशी राष्ट्रीय या दालचिगम राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से एक भारत में नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 1 में दिया गया है संदूर राष्ट्रीय उद्यान, तो यही नहीं है। ये बाल्टिस्तान जो है वहां पर है। 2012 में हुई थी इसकी स्थापना और 8000 एकड़ जो उसमें फैला हुआ है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर वीजा प्राप्त किए थे? 1579, 26, 90 या 10 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर वीजा प्राप्त की थी और ये की गई थी 1510 में। ऑप्शन 3। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? लाहौर, कलकत्ता, कराची या फिर बम्बई में। और यहाँ पर है हम इनमें हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला, तो ये कराची था। इसके बाद है कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? ओरंज, नील, नाइजर या अमेजन। अफ्रीका में एक नहीं है। अब कौन सी वाली है? जो ऑप्शन 4 में दी गई है। कौन सी? अमेजन। इसके बाद है जो MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। सेल के पते को 1, 2, 3 के रूप में दिखाया जाता है। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्या या फिर तिथियां। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल के रूप में जाना जाता है, या फिर सेल के पते को हम A1, A2, A3 के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो इनमें गलत है एक। अब गलत कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला, कि सेल के पते को हम 1, 2, 3 के रूप में दिखाते हैं। ये जो लाइनें जो होती है इनको क्या देखते हैं? सेल। तो यही जो है यहाँ पर इसका गलत है। एक्सेल में कॉलम जो अक्षर हैं, कॉलम अक्षरों को हम ABC कह सकते हैं, ABC। जबकि जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों को कहते हैं हम 1, 2, 3। स्तंभ और पंक्ति का अंतः क्रिया सेल से ही पता चलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र के नीचे। ये ऊपर है तो यहाँ पर नीचे का लेते हैं। तो मतलब जाए यहाँ पर ये कहाँ पर बनेगा? अब इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 वाला, तो वक्रता केंद्र पर जाए बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी कम सर्दी अनुभव करेगा। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, सांवले व्यक्ति, एक सांवला त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी कम सर्दी अनुभव करेगा, या कम गर्मी अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। अब यहाँ पर इनमें देखें तो कौन सा सही है? अगर एक सांवले रंग का काला कह देते हैं जिसे, और एक गोरा है, तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर आएगा, अधिक गर्मी और कम सर्दी वह अनुभव करेगा, क्योंकि काला रंग उष्मागत सबसे अच्छा अवशोषक तथा उत्सर्जक होता है। इसके बाद है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लिया जाता है। अब क्या लिया जाता है इनमें से? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, अवतल या उत्तल, कौन सा है? दूरदृष्टि, जिसे दूरदृष्टि दोष हो, इसको ठीक करने के लिए। तो इसके निवारण के लिए जो हम प्रयोग में करेंगे उत्तल लेंस। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती,
तो उसे कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है ट्रांसफार्मर क्या है। जो आपके जो जैसे गांव हैं या शहर है वहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे जिनसे आउटपुट हमारे घरों में आती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये डीसी को एसी में बदलता है, एसी वोल्टता घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है इसका काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है इसका काम है एसी वोल्ट के घटाने और बढ़ाने में प्रयोग करता है। अगर जैसे बिजली है वो कम आ रही है तो ये जो ट्रांसफार्मर है उसे बढ़ाने का काम करेगा, और ज़्यादा आ रही है तो कम करने का। मतलब ये सही माप जो है उसमें प्रयोग आगे जो बिजली को भेजता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का जो कार्य है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और डीसी को एसी में, ये आपके घरों में जो इन्वर्टर होते हैं ये काम करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम तो ये मोटर करती है। इसके बाद है 3A की धारा होती है, तो कौन सी होती है? जो ऑप्शन 3 में दी गई है 3CS1। इसके बाद है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होगा? ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो जो ऑप्शन 1 में है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 346 मीटर सेकंड होता है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद आ जाता है पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है 90, 110, 45 या 135 डिग्री। तो पारे और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान, और यह होता है 135 डिग्री। सामान्य जल और कांच के बीच स्पर्श कोण कितना होगा? तो यह होगा 8 डिग्री। सामान्य जल और कांच के बीच। शुद्ध जल और कांच के बीच स्पर्श जो होगा वो 0 डिग्री होगा। शुद्ध जल और कांच के बीच स्पर्श। चांदी व कांच के बीच स्पर्श कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। चांदी और कांच के बीच स्पर्श कोण। तो तांबे और कांच के बीच स्पर्श कोण जो है ये 135 डिग्री का होगा। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। अब दूध की जो शुद्धता हम मापते हैं तो जो ऑप्शन 3 में है लैक्टोमीटर जो होता है इसके द्वारा। क्यों घनत्व जो मापा जाता है वो किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। और दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु यह है लैक्टोबैसिलस, ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व, और जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं तो MgOH2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इनको कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से असुर गैस का घटक कौन सा है? जो ये प्रदर्शन जो करते हैं तब उसमें पुलिस के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं असुर गैस के गोले। तो असुर गैस जो होती है इसका घटक है इथेल, एथेनॉल, क्लोरोपिक्रीन या ईथर। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन 4 में है क्लोरोपिक्रीन जो यहाँ पर इसमें होता है। और ये जो असुर गैस है इसका फार्मूला सूत्र जो है क्या होता है? तो इसका होता है C10H5CIN2। तो ये है असुर गैस का सूत्र। और इथेनॉल जो होता है इसका सूत्र है C2H5OH।
और जो ईथर है, ईथर का जो फार्मूला है ये रहेगा C2H5O, C2H5। इसके बाद है सुरमे के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन, एंटीमनी, ट्यूलेरियम या पोलेनियम। सुरमा, तो सुरमा जो होता है इसमें हम प्रयोग करते हैं एंटीमनी, Sb कह देते हैं जिसे Sb। वर्तमान में अर्धचालकों के निर्माण में और अग्निरोधक के रूप में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है जिसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं? ब्रोमीन, ग्रेफाइट, पोटेशियम या सोडियम। तो ये होता है सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि वायु के संपर्क में आने पर जलने लग जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, केरोसिन कह देते हैं जिसे। इसके बाद है शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत में। तो पित्त रस का उत्पादन होता है कहां पर होता है? तो ये यकृत में होता है। पित्त जो रस है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जो कि प्रतिदिन मानव शरीर में 700 से 1000 ml बनता है और जिसका pH मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है? तिल्ली, जिगर, दिमागी अग्नाशय। एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है, तो कौन सा है ये? और इसका नाम है जिगर। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसके बाद आ जाता है पेलाग्रा और स्कर्वी क्रम से कौन से विटामिनों की कमी कारण होते हैं? पेलाग्रा और स्कर्वी। और यहां पर हमारा जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन 2 वाला, विटामिन B3 और C। जो विटामिन, ये जो क्वेश्चन है एक न एक जरूर आ जाता है। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल और इसके कमी से होते हैं रतौंधी और पथरी विटामिन ए की। B1 रासायनिक नाम है थाइमीन और बेरी और लकवा होता है इसे, बेरी रोग और लकवा। B2 जो है इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन। फिलोसिस रोग होता है इसे। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, पेलाग्रा रोग होता है इसे। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, स्कर्वी रोग इससे होता है, इसकी कमी से। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो तर्क शक्ति रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह यहाँ पर दिए गए हैं, 3 किस तरह से समान है और एक अलग है, तो वही अलग आपने बताना है। अब इनमें एक अलग है कौन सा? ऑप्शन 2 वाला, यही अलग है। क्योंकि अगर हम इनको देखें तो LM एक अक्षर है, एक वर्ड है, M से W के बीच में 10 है और M से U के STUVW इसमें 2 कम है, मतलब यहां से अगर चलाएं UVW। तो इसी प्रकार का इस क्रम अगर हम देखें इन सभी में है, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर P से Q में देखें तो 1 है MNOPQ, जबकि क्या होना चाहिए था LM, यहाँ पर है PQ। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? Q से Z 9 अक्षर आते हैं, जबकि कितने होने चाहिए थे? 10। और यहाँ पर YZ यहाँ पर क्या है? 1 है, जबकि यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, तो यही अलग है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन।
तो यहाँ पर कि कुछ चम्मच प्लेटें हैं, कथन है हमारा कुछ जो चम्मच है प्लेटें हैं, ये हो गई हमारी प्लेट। तो इसका क्या है, कुछ हिस्सा है, कुछ चम्मच प्लेट है क्योंकि थोड़ा हिस्सा है कुछ प्लेट गिलास है, कुछ प्लेट क्या है, गिलास है। अब यहां पर भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है। अब अगर हम यहां पर निष्कर्ष पर पहुंचे तो कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है कुछ तो हिस्सा है, कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है नहीं है क्योंकि ये इसके साथ है। तो इस आधार पर अगर हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है तो ये ऑप्शन 3 वाला निकलेगा, या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या निष्कर्ष जो है 3 इसका अनुसरण करेगा, या तो 1 या फिर 3, या तो 1 या फिर 3। कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है क्योंकि गिलास का प्लेट से संबंध है, कुछ वाला। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है थोड़ा सा हिस्सा तो है। कुछ गिलास चम्मच है, क्या कुछ गिलास चम्मच है, नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका निकलेगा ये। नेक्स्ट है राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं। सुनीता राजपाल की भाभी, रघुवीर सुनीता के पिता है, सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हाँ, सुनीता का इकलौता पुत्र है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है? तो यहां पर इसका क्या संबंध है? राजपाल और रामपाल ये क्या है, भाई हैं। सुनीता क्या है, सुनीता ये क्या है, भाभी है। किसकी? राजपाल की, भाभी है राजपाल की। इसलिए सुनीता जो है, सुनीता इसलिए क्या है, पत्नी है। पत्नी है किसकी? रामपाल की। हर्ष क्या है? इकलौता पुत्र है। क्या है? इकलौता पुत्र है किसका? सुनीता का। तो इस प्रकार अगर हम देखें, इकलौते का मतलब स्वयं से बात है। तो रामपाल क्या है, पिता है हर्ष के। तो यहां पर जो है क्या बनेगा, पिता। नेक्स्ट है यहां पर ये पैटर्न है कुछ जो कंप्लीट करना है। तो यहां पर अगर हम इसमें देखें तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसमें क्या क्रम है। अगर हम यहां पर देखें तो 4 में 2 गुणा हुआ है और साथ में जो 7 जो उसको ऐड किया गया है और 3 से जो है इसको भाग किया गया है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 15 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो इसी प्रकार से जो क्रम है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी जब हम इसे करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से निकल के आएगा। तो इस आधार पर जब हम 9 का जो है यहाँ पर करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो ये बनेगा ऑप्शन 2 वाला। 21 जो है यहाँ पर ये इसका निकल के आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 और यहां पर क्या होगा, तो 13 जो है 13 को जब हम 3 से करते हैं तो 13 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39 बनेगा। तब हम 39 जो है 39 में से 18 कम कर लेंगे तो 21 जो हमारा
बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हल करोगे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये एक दर्पण है जिसके सामने हमें कुछ यहाँ पर जो अक्षर हैं ये रखे हुए हैं। तो ये फिर कौन सी वाली आकृति आपको दिखाई देगी? जैसे शीशा है, दर्पण है, इसके सामने कुछ जब हम अक्षर रखते हैं तब इसमें जो उल्टा होता है। अब जब इसमें बनेगा तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 1 वाला बनेगा। तो ये जो 5 है सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर, और उल्टा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्रम जो है यहाँ पर चलेगा। इसके बाद है यहाँ पर, यदि n का मतलब गुणा, t का मतलब माइनस, m का भाग a का बराबर हो तो r का अर्थ जमा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो ये जो m n जो है इनके स्थान पर आपने ये वाले रखने होंगे। तो जब हम इनको रखेंगे तो ऑप्शन 4 जो हमारा निकल के आएगा। और बोर्ड मास वाला जो फार्मूला है अपने यहाँ पर आपने लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस वाला। इसके बाद आ जाता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है दूसरे पद का पहले से है। तो यहाँ पर भी वैसे ही पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर ही नेक्स्ट हल होगा। तो यहाँ पर जब हम इनमें देखें E A R D और इसी के नीचे आप F T C G और D इन्हें मिलान करके देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो B C D, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर इनका मिलान हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर इसका है E F G, ऐसे ही यहाँ पर A B C, और इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट है। तो यहाँ पर जो है इसमें दो दो जो वर्ड हैं वे प्लस हुए हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर काउंट का करेंगे तो इसका जो है किस प्रकार से बनेगा, जो ऑप्शन 3 जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में जो है क्या, 6 मित्र हैं उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मेहर पश्चिम छोर पर बैठी है, निधि केवल सिया की बाईं ओर बैठी है, अंश और निधि के बीच में 2 मित्र बैठे हैं, गौरव और मेहर के बीच में 1 मित्र बैठा है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पहले तो आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। हमारा मुख जिस साइड में होगा वो उत्तर, उसके पीठ दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा होगी। तो यहाँ पर 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब जैसे एक हमने लाइन लगा ली ये वाली, इनका मुंह जो है ये उत्तर की साइड में है। और कितने 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपने यहाँ पर उस व्यक्ति को देखना है जिसका स्थान यहाँ पर इसमें फिक्स हो। तो यहाँ पर देखिए मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है। अब यहाँ पर हमें पता लग चुका है जो मेहर है, मेहर जो है वो पश्चिमी छोर होता है, जो एक कोना कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मेहर है, ये स्थान इसका फिक्स हो गया। अब निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, अंश और निधि के बीच में 2 मित्र बैठे हैं, गौरव और मेहर के बीच में 1 मित्र बैठा है। अब ये है मेहर का स्थान फिक्स है, तो यहाँ पर कोई भी एक हो सकता है, गौरव और मेहर के। अब यहाँ पर गौरव और मेहर के बीच में यहाँ पर हो गया गौरव, ये हो गया गौरव। अब यहाँ पर एक है रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है, पूर्व में तीसरे स्थान पर कौन है? अंश और निधि के बीच में 2 मित्र बैठे हैं। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर जहाँ एक कैंडिडेट बिठा के देखना होगा। तो हम यहाँ पर अंश जो है अंश को बिठाकर देख लेते हैं, अंश को। तो यहाँ पर क्या है, गौरव और मेहर के बीच में एक जो मित्र हमने बिठा लिया अंश। निधि जो है, निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है। अब इसका भी स्थान हमें पता है कि निधि जो है केवल सिया के बाईं साइड में है। अब सिया जो है यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि इसका बायां तो ये बनेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, अंश और निधि के बीच में 2 मित्र है।
अब अंश और निधि के बीच में दो मित्र हैं। अब ये भी हमें पता है, अंश एक ये पहला हो गया और एक कैंडिडेट और है यहाँ पर। तो अंश और निधि, हम जो है निधि को यहाँ पर बिठा लेते हैं, ये होगी निधि। तो अंश और निधि के बीच में दो है, तो एक कैंडिडेट हमने और बिठाना है यहाँ पर। अब निधि जो है केवल सिया के बाईं ओर है। अब ये जो निधि है सिया के बाईं ओर है। अब हम सिया को यहाँ पर बिठा लेते हैं। सिया के बाईं साइड में ये हो गई, और जो एक कैंडिडेट जो बच गया वो हो जाएगा यहाँ पर रक्षित। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमने देखना था कि, और रक्षित जो है ये अंश के दाईं ओर बैठा है। रक्षित जो है अंश के दाईं साइड में है। अब हमने यहां पर देखना था तो रक्षित ज्यादा दाईं साइड में है, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि इनका मुख जा उत्तर की साइड में है, और तो हमारा राइट हैंड ये बनेगा। तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो हमने देखना था कि पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन है। अब पूर्व साइड कौन सी है, ये वाली है दाईं साइड। यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3। तो तीसरा जो स्थान है यहाँ पर किनका है, तो ये रक्षित का है। तो रक्षित जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक निश्चित कूट भाषा में जो टेलर है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो आसान है, यहाँ पर जैसे इनका कोड है TAILOR, इसके सामने जो हम यही यहाँ पर लिख लेते हैं। जीरो। तो ये कोड है। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है LAND, इसमें भी आप देख सकते हैं इनका ये वाला है। तो जब हम DRAIN का जो कोड बनाएंगे तो वो कौन सा बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं इनमें D का कौन सा है और R का कौन सा है। तो इसी प्रकार से इनकी जगह पर अवश्य आपने ये वाली संख्या रख लेनी है। तो कौन सा बनेगा इसका, इसका बनेगा 70386। तो 70386 या ऑप्शन 3 वो जो हमारा यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। तो एक इसमें मिस है वर्ड, वो देखना है कौन से वाला जिससे नहीं बनाया जा सकता। अब हम यहाँ पर अगर इनमें देखें तो ये जो जी है ये इसमें नहीं आया है, तो इसका मतलब है जो है यही नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना ये मुहावरे जो होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आइडियम फ्रेज, तो ये आई है और ये बताना है। तो जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है टू ड्रा द लाइन, ये बताना है इसका मतलब क्या होता है। ड्रा द लाइन मतलब एक रेखा खींचना। तो क्या मतलब है इसका, टू डिसाइड वंस ऑस्पेशन, प्रिपेयर ए बैटल, सेट लिमिट्स, विदड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी, अपना व्यवसाय निश्चित करना, युद्ध की तैयारी करना, सीमा निर्धारित करना या गतिविधि से हटना। तो टू ड्रा दी लाइन का मतलब क्या है, इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन रहेगा 3 से। टू सेट लिमिट्स, लाइन खींचना, कह देते हैं कि मैंने इसमें यहाँ पर अपनी लाइन खींच दिया, लक्ष्मण रेखा कह देते हैं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। या जैसे आप अपना मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें आता है आपने, जैसे आपका डेली की 2 GB मिलती है यूज करने के लिए, तब आप उसमें लिमिट सेट कर लेते हैं 1 GB की या 1.5 GB की। तो जब इससे ऊपर 1.5 GB आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास मैसेज आएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं लक्ष्मण रेखा खींचना मतलब अपनी जो सीमा है वो कंप्लीट रखना। टू सेट लिमिट, सीमा निर्धारण करना। तो ऑप्शन जो 3 वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स है समानार्थक, एम्बिशन, तो वो आपने यहाँ पर बताना है।
एम्बिशन जो होता है महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, ये कह देते हैं। तो इसका जो यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा होगा, और इसका जो पर्यायवाची ऑप्शन 2 में जो दिया गया है डिजायर, तो इच्छा, यही जो है इसका सही आंसर रहेगा डिजायर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, इसमें एक में गलती है, मिस्टेक है। तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर, गलती कौन से में है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी नो एरर, यहाँ पर जो है कौन से में, ऑप्शन 1 वाले में है, इसी में है, द ब्लाइंड्स में। क्योंकि यहाँ पर द ब्लाइंड जो है इसमें ब्लाइंड मैन का प्रयोग होगा। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर इनका एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक, विलोम, उल्टा अर्थ। तो जैसे यहाँ पर इग्नोर करना है, अनदेखा करना जिसे कह देते हैं। तो अनदेखा करने का जब हम यहाँ पर इसका विपरीतार्थक देखेंगे, विलोम देखेंगे, तो यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन है 1 वाला, तो नॉलेज जो है यहाँ पर इसका रहेगा। अनदेखा करना मतलब स्वीकार करना, उपेक्षा करना, तो स्वीकार करना जो है इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर है चो द मोस्ट स्टेबल प्रेपोजिशन, ए फादर इज ब्लाइंड द फॉल्स ऑफ हिज सन। एक पिता जो है अपने पुत्र के दोषों से अनभिज्ञ होता है। ऑफ, टू, विद या इन, तो इसमें क्या आएगा। अब यहां पर अगर हम इनमें देखें, द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन, तो टू जो है यहां पर इसमें प्रयोग होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस करेक्टेड बाय पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर जो पास्ट का है वो बताना है, ही हैज 2 पेन्स। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ही हैव 2 पेन्स, ही विल हैव 2 पेन्स, ही विल हैज 2 पेन्स, ही हैड 2 पेन्स। तो ये पास्ट टेंस का करना है। और जब हम पास्ट का बनाते हैं, क्योंकि इनमें देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, 4 वाला, क्योंकि विल या फ्यूचर में आते हैं और ये पास्ट का है। ही हैड 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन थे, तो यही जो है यहाँ पर इसका पास्ट का है। नेक्स्ट आ जाता है गिवन द बिलो आर 4 सेंटेंस 3 ऑफ विच आर जंबल, पिक आउट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो सही जो है यहाँ पर इनका क्रम आपने बताना है कि कौन से वाला सही यहाँ पर बनेगा। तो लाइनें बतानी है किस तरीके से यहाँ पर बनी है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा 3 वाला बनेगा ये। तो पहले सी, उसके बाद ए, फिर डी, और सबसे लास्ट में बी वाली जो लाइन है ये आएगी। द जैस्मिन प्लांट्स फ्लावर ट्विस एंड आई सोल्ड 250 ग्राम्स ऑफ बर्ड्स जस्ट फॉर 10 रुपीज। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस है यहाँ पर द लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनल। इसका बताना है आपने। और मजदूर जो है वो नहर की खुदाई कर रहे थे। तो जब हम इसे यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका। और यहाँ पर देखें तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला। तो एक कैनल यहाँ से शुरू होगा,
ए कैनल वाज आईएनजी है तो आईएनजी काट के बीइंग लगता है, तो ए कैनल वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर नरेशन से, माई नेबर्स इंक्वायर हाउ माई फादर वाज, तो इसका बताना आपने। और जब हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका, तो इसमें बनेगा ऑप्शन 2 वाला, माई नेबर्स इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर क्वेश्चन मार्क, तो हाउ इज योर फादर। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो सही है इसमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो आपने बतानी है, और करेक्ट जो यहाँ पर स्पेलिंग है कौन सी में, ऑप्शन 2 वाले कॉलेज जो है यहाँ पर इसका यही बनेगा COLLEAGUE। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वहां जाते हैं। वह कार मेरी है वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, वह कार मेरी है, तो यहाँ पर कारक हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा रहेगा 2 वाला, क्योंकि इसका कार के साथ क्या है संबंध है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध को दिखाता है, संबंध का बोध कराता है, तो संबंध बोधक जो कारक है वो कहलाता है। तो संबंध दिखा रहा है यहाँ पर, वह कार मेरी है, इसका कार के साथ संबंध है। इसके बाद है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल बताइए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण है, अपूर्ण है, सामान्य वर्तमान काल है। अब यहां पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा, तो नेता जो है नेता का बनाना है, और तो नेता का स्त्रीलिंग, नेता का जो यहाँ पर स्त्रीलिंग है कौन सा, ऑप्शन 2 नेता का नेत्री जो है यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्प में से कहावत का सही अर्थ जो मुहावरे जो है उनमें से है, स्वर्ग देना है तो मरो, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, माँ जो माँ इनकी जो आवृत्ति है ये अनुप्रास जो अलंकार है इसमें होती है। यमक जो होता है उसमें दो जो शब्द हैं एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। श्लेष में एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। अतिशयोक्ति वहां पर होता है जहां पर किसी बात का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो ये अपूर्ण है, सामान्य है, सामान्य भविष्य या अपूर्ण भूतकाल है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पर थे में है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, तो यह है अपूर्ण का, क्योंकि ना आ रहे हैं आएंगे, आ रहे थे, तो न कि यह पूर्ण हो चुका है। तो अपूर्ण जो यहाँ पर भूतकाल में से माना गया है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। इसके बाद है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर एक स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान देखकर अपने
धन्य समझते थे। अब यहाँ पर जो इनमें से फिल करनी है, और जब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या आंसर बनेगा। तो वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो दोनों में ही को का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। मूल, घास, चेतन या अजड़। तो जड़ का होता है चेतन। नेक्स्ट आ जाता है आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है। तसल्ली से काम करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण ढूंढना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इसका जो मतलब है कि विपत्ति मुसीबत आने पर उसका समाधान खोजना। कोई भी मुसीबत है उससे पहले ही उसकी योजना बनाकर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि आग लगी और फिर जा कुआं खोदते फिर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब यहां पर अगर हम इनमें शुद्ध देखें तो ऑप्शन 4 वाला है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।